हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ह्यूमन बॉडी से संबंधित, मतलब मानव शरीर से संबंधित प्रश्न है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्रंथि होती है इसी से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। फ्रेंड्स, जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, ये हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में। हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायराइड जो ग्रंथि होती है जो कि गले में स्थित होती है, तो इसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है। ठीक है, जब सूजन आती है तो हमारा गला क्या होता है? फूल जाता है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति को, फूले हुए गले को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर रोग बोलते हैं, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, माने हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में स्थित होती है, और ये क्या होती है? सूजन आ जाती है, इसमें सूज जाती है, फूल जाती है। तो फूले हुए भाग को, माने फूले हुए गले को हम क्या बोलते हैं? घेंघा रोग, जिसको हम इंग्लिश में ग्वाइटर रोग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये लीवर होता है, ठीक है, यकृत जो होता है इसको हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो माने यकृत का अध्ययन पूछ लेता है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत जो होती है, यकृत का अध्ययन जो होता है हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यकृत का अध्ययन क्या होता है? हिपेटोलॉजी बोलते हैं उसको। और जो यकृत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अध्ययन को हिपेटोलॉजी, अध्ययनकर्ता को हिपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है। ठीक है, पुनर्निर्माण या रिकवर होने की क्षमता जो होती है यकृत की सबसे ज़्यादा होती है, मस्तिष्क की सबसे कम होती है। फ्रेंड्स, जो ये यकृत होता है, ठीक है, यकृत जो होता है इसी में क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर में बाइल जूस का निर्माण भी होता है। और यूरिया का निर्माण भी, यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो हमारी यकृत में ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है? यकृत में ही होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। लीवर में होता है। यूरिया हो या बाइल जूस हो, इन सबका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, फ्रेंड्स, जो यूरिया होता है इसमें होता क्या है? जो अमोनिया होती है, ठीक है, अमोनिया जो होती है तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? ठीक है, माने हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदल देता है? तो यकृत होती है। ठीक है, और जो माने अमोनिया से यूरिया में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, माने अमोनिया को यूरिया में बदलने की, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको पूछ लेता है क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑर्निथोथिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और फ्रेंड्स, जो यकृत होती है, ठीक है, यकृत जो होती है इसे ही हम शरीर का भंडार गृह बोलते हैं। ठीक है, शरीर का भंडार गृह किसे बोला जाता है? तो यकृत को बोला जाता है। और इसे ही माने यकृत माने लीवर को ही शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3। शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, तो शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, ये अग्न्याशय होती है। ठीक है, अग्न्याशय जो होती है फ्रेंड्स, इसी को हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय जो होती है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्न्याशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फ्रेंड्स, ये जो मिश्रित ग्रंथि का मतलब यही है, यह अंतःस्राव और बहिर्स्राव दोनों का प्रकार का स्राव करती है। ठीक है, टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, फ्रेंड्स, जो टिटनेस होता है, ठीक है, क्या है? टिटनेस जो होता है, टिटनेस का
पूछ लेता है बैक्टीरिया माने टिटनस किस जीवाणु या किस बैक्टीरिया से फैलता है या होता है, तो उसका जो बैक्टीरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो बैक्टीरिया होता है उससे ये फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये रोग होता है टिटनस, ठीक है, टिटनस जो रोग होता है ये जंग लगे लोहे से जब हम कट जाते हैं या हमारे शरीर में जख्म हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टिटनस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए 24 माने चोट लगने के 24 घंटे के भीतर क्या करना चाहिए, हमें टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जो टिटनस होता है इसी को हम धनुष रोग भी बोलते हैं, धनुष स्तंभ बोलते हैं, लाखुजा रोग भी इसी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो टिटनस लगती है जो उसके लक्षण होते हैं, ठीक है, टिटनस लगने के जो लक्षण होते हैं तो उसमें माने बुखार आ जाता है शरीर में, जो हमारे जबड़े होते हैं ये बंद होने लगते हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, सिर दर्द होता है और ये हमारा शरीर जो होता है वो धनुष के समान तन जाता है, तनने लगता है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण होते हैं और जो इसका इंजेक्शन है वो ज़रूर मतलब चोट लगने के माने जख्म होने पर या चोट लगने के अंदर तो माने 24 घंटे के अंदर टिटनस का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसकी रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी 26 होती हैं, लेकिन जो शैशवावस्था का बालक होता है, ठीक है, शैशवावस्था का जो बालक होता है उसमें कितनी पाई जाती हैं, 33 पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये रीढ़ होती है, ठीक है, रीढ़ को हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे कशेरुदंड, ठीक है, कशेरुदंड हो गया या फिर मेरुदंड हो गया या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या इसी को हम बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, बैकबोन भी इसी को बोलते हैं। बंद चोट लगने पर प्राथमिक उपचार होता है, तो जब हमारे शरीर में कहीं पर चोट माने लगती है, फूल जाता है गुम्मा टाइप का, तो उसको हम बंद चोट कहते हैं। ठीक है, ना तो कटेगा ना फटेगा, जहाँ पर चोट लगेगी ये मांसपेशियों में जो ऊतक होते हैं ऊतकों की चोट इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऊतक की चोट होती है तो जहाँ पर माने ना तो ब्लड निकलेगा, ना कटेगा ना फटेगा, तो गुम्मा टाइप से निकल आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंद चोट बोलते हैं। तो ऐसी चोट लगने पर हमें माने प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी मतलब चिकित्सा करनी चाहिए, तो बर्फ चिकित्सा, जिसे हम क्रायोथेरेपी या फिर आइसोथेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये करनी चाहिए फ्रेंड्स। जो बर्फ़ चिकित्सा होती है इसी को कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं या शीत चिकित्सा भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जो बर्फ़ चिकित्सा होती है इससे फ़ायदा क्या होता है, जिससे मान लो ये ऊतकों की चोट होती है, ठीक है, हल्की फुल्की जो चोट होती है ऊतकों की उसमें क्या करा जाता है, बर्फ़ चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो ऊतक होते हैं या मांसपेशी जो चोट होती है उसमें जो सूजन आ जाती है, जो टूटी फूटी मांसपेशियाँ होती हैं वो भी 48 घंटे के अंदर मतलब रिकवर हो जाती हैं। तो इसलिए सूजन और दर्द को कम करने के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार में कोल्ड थेरेपी या शीत चिकित्सा या बर्फ चिकित्सा करी जाती है, बर्फ माने आइस पैक द्वारा सेकाई की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो रसोई घर होता है ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कोशिका का अध्ययन होता है, ठीक है, कोशिका का जो अध्ययन होता है इसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, तो रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है ये 55% पाया जाता है। ठीक है, कितना, 55% पाया जाता है रक्त में प्लाज्मा। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। ठीक है, 55% पाया जाता है, लेकिन आपको ये 55 की जगह पर कुछ इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में, तो इस चीज़ को आप मतलब डाउट में मत रहना। जो रक्त में प्लाज्मा होता है 55% पाया जाता है। यदि लगभग में बात करेंगे तो 55 से 60% पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो ये प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में पूछ लेता है कि जो रक्त में प्लाज्मा ये 55% पाया जाता है या 55 से 60% पाया जाता है, इसमें पानी कितने प्रतिशत होता है, तो पानी जो होता है 90 से 92% होता है। ठीक है, 90 से 92% जो होता है इसमें पानी होता है, या फिर आपको 92% भी लिखा मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा माने रक्त में प्लाज्मा की हिस्सेदारी कितनी होती है तो 55 से 60% होती है। ठीक है, यदि प्लाज्मा के अंतर्गत बात करी जाए, प्लाज्मा के अंतर्गत जल कितना पाया जाता है, तो ये 90 से 92 माने 92% पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, जो स्केल होता है 0 से 14 तक ही जाता है। ठीक है, तो इससे 3 चीज़ें पता लगाई जाती हैं। जो घोल होता है, घोल मतलब क्षारीय है, अम्लीय है या फिर उदासीन है। ठीक है, पीएच मान स्केल से क्या पता लगाया जाता है किसी भी घोल का, कि इसमें 3 चीज़ें पता लगाई जाती हैं। ठीक है, पीएच मान से 3 चीज़ें, माने किसी भी घोल का पीएच मान जब निकाला जाता है तो उससे 3 चीज़ें पता लगती हैं। क्या कि घोल जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है। ठीक है, तो 0 से 7 तक, माने 7 से पहले वाला 1 2 3 4 5 6 माने 7 से पहले वाला जो होगा वो उसको अम्लीय बोलते हैं। जिसका भी घोल माने जिस भी घोल का मान 7 होगा वो उदासीन हो जाएगा। 7 के ऊपर वाला जितना भी होगा, माने 7 से ऊपर 14 तक, वो सब क्षारीय होता है। ठीक है, तो 7 से पहले वाला जितना भी होगा वो अम्लीय, 7 होगा माने उदासीन न्यूट्रल, और जो ये 7 से ऊपर होगा 14 तक, ये सब माने क्षारीय कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना फ्रेंड्स। जो पीएच मान है, ठीक है, क्या है? पीएच है। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने करी थी? तो 1909 में सोरेनसन ने करी थी। ठीक है, पीएच मान की खोज किसने करी थी? तो 1909 में किसने? सोरेनसन ने करी थी। और जो ये पीएच होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि एक माने 7 के अभी आपको बताया है कि 7 के ऊपर वाला सब क्षारीय होगा, 7 के पहले वाला माने नीचे वाला सब अम्लीय होता है, 7 जिसका भी होगा वो उदासीन माने न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, एक सामान्य मानव में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? ठीक है, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति में कितने लीटर खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है? तो औसतन की बात करी जाए तो 5 लीटर पाया जाता है। एक सामान्य, ये जो एक वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति में जो मतलब सामान्य है, तो उस व्यक्ति में कितना? 5 लीटर जो है औसतन ब्लड पाया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि हमारे शरीर में औसतन कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो 5 लीटर पाया जाता है, जो कि ये शरीर के वजन का कितना होता है? 7% होता है। ठीक है, हमारे शरीर में औसतन ब्लड कितना पाया जाता है? तो 5 लीटर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के वजन का कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। और कितने लीटर पाया जाता है? तो एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर माने एक सामान्य व्यक्ति में कितना औसतन पाया जाएगा? 5 लीटर पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं, पायरिया रोग से प्रभावित अंग है? तो पायरिया रोग से प्रभावित जो अंग होते हैं, दांत व मसूड़े होते हैं। ठीक है, पायरिया रोग जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? जो हमारे दांत या मसूड़े होते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, और जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लड भी निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। आगे देख लेते हैं, निमोनिया रोग से प्रभावित अंग हैं? तो निमोनिया रोग से प्रभावित जो अंग होते हैं हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र भी होता है, लेकिन मुख्य तौर पर हमारे जो शरीर में निमोनिया जो रोग होता है, निमोनिया से प्रभावित जो अंग होते हैं वो मुख्य रूप से फेफड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, काली खांसी किस बैक्टीरिया से होता है? तो काली खांसी जो है, ठीक है, काली खांसी जिसे हम कुकर खांसी भी माने, कुकुर खांसी माने कुत्ता खांसी। ठीक है, काली खांसी को माने काली खांसी किस बैक्टीरिया से होता है? तो काली खांसी जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है हीमोफिलस परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, काली खांसी जिसे हम कुकुर खांसी बोलते हैं, ये किस बैक्टीरिया से होता है? ये होता है हीमोफिलस परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से, याद रखिएगा। और जो एक खांसी है, तो खांसी से भी हमारे क्या प्रभावित माने कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़े ही प्रभावित होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो तंबाकू माने विश्व तंबाकू निषेध दिवस कह लीजिए। तो तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मनाने का मतलब यही होता है कि तंबाकू से क्या नुकसान होता है, इस चीज़ को लोगों में इस चीज़ की जागरूकता फैलाना होता है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है कि जिसका भी दिवस मनाया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो माने 31 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और उसमें मनाने का मतलब यही होता है कि तंबाकू से क्या नुकसान होता है, ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17,
पुरुष सेक्स हार्मोन को कहते हैं? तो पुरुष सेक्स हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये पुरुष सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये कहाँ बनता है शरीर में? ठीक है, पूछ लेगा कहाँ शरीर में कहाँ बनता है। तो पुरुष सेक्स हार्मोन जो होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये हमारे जो अंडकोश होते हैं जिसे हम वृषण बोलते हैं या फिर टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अंडकोश कहिए या फिर टेस्टिस कहिए, यहाँ पर इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, और ये महिलाओं में भी पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। और कहाँ पर? ये महिलाओं में होता है अंडाशय में। ठीक है, महिलाओं में अंडाशय में इसका निर्माण होता है। लेकिन जो पुरुष होते हैं, पुरुष के जो माने टेस्टिस होती हैं, गोलियां होती हैं, अंडकोश होते हैं, उसमें यहाँ मतलब बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पुरुषों में जो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसका निर्माण या उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? तो अंडकोश में माने टेस्टिस में इसका उत्पादन होता है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में अंडाशय में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, खासकर जो ये पुरुष सेक्स हार्मोन्स इसलिए कहा गया है, ये पुरुषों का माने पुरुष सेक्स हार्मोन्स ही इसे कहा जाता है। ठीक है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स ही इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो शरीर की सबसे चौड़ी जो मांसपेशी होती है फ्रेंड्स, लैटिमस डार्सी होती है। ठीक है, कौन सी? लैटिमस डार्सी होती है। और कहाँ पाई जाती है? ये हमारी पीठ में पाई जाती है और काफ़ी चौड़ी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हृदय की सबसे निचली परत होती है? तो हृदय की सबसे जो निचली परत होती है इंडोकार्डियम होती है। ठीक है, हृदय की सबसे निचली परत कौन सी होती है? इंडोकार्डियम होती है। फ्रेंड्स, जो हृदय होता है इसमें 4 वाल्व होते हैं, 4 ही चैम्बर होते हैं, माने कश होते हैं। ठीक है, वाल्व कितने होंगे? 4 होंगे, 4 ही चैम्बर होंगे। जो हृदय होता है फ्रेंड्स, ठीक है, हृदय का जो वजन होता है 300 से 350 ग्राम होता है। ठीक है, 300 से 350 ग्राम होता है। एक सामान्य व्यक्ति का या सामान्य हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350। ठीक है, माने 300 से 350 तक माने ग्राम तक होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जो फ्रेंड्स जो हृदय होता है, ठीक है, जो हृदय होता है इसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में इसको पहुँचा देना, माने रक्त को पंप करके, ठीक है, रक्त को पंप करेगा और माने रक्त को पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देना इसका कार्य होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो रक्त का ऑक्सीकरण होता है फेफड़ों में। ठीक है, फ्रेंड्स, जो फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में 2 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव नेत्र के किस हिस्से में ब्लड नहीं पाया जाता है? तो मानव नेत्र के किस हिस्से में ब्लड नहीं पाया जाता है? तो कार्निया, जिसे हम नेत्र पटल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो रक्त होता है उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, माने कहने का मतलब यही है, जो रक्त होता है, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? जब हम नेत्रदान करते हैं, ठीक है, तो नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग होता है जो हमारे कार्य में लगाया जाता है, माने एक आँख से दूसरी आँख में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो वो होता है कार्निया। ठीक है, कार्निया जो आँख का भाग होता है, यही क्या किया जाता है? एक आँख से दूसरी आँख में फिट कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो पेसमेकर होता है वो दिल की जो धड़कन होती है, ठीक है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, माने दिल की हृदय की जो गति होती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो जो पेसमेकर होता है फ्रेंड्स, ये एक बहुत छोटा सा उपकरण होता है जिसे हम डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा डिवाइस होता है और इससे क्या होता है जिस भी व्यक्ति की हृदय गति बहुत धीमी होती है तो उसको तेज कर देता है, ये तेज होती है तो उसको धीमी कर देता है। ठीक है।